वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेट लगाते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में कब हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1849 में। ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना 1849 में, इसकी किनकी? तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में दादाबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जंबेकर ने पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसमें सोन गंगा नदी की सहायक नदी है, गंडक भी है और कोसी भी है। जो नहीं है तो वो है सतलज। सतलज दोस्तों सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, न कि गंगा नदी की। अगला प्रश्न है, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? तो वह एलिमेंट का नाम है बोरोन, जो कि धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है। बोरोन तत्व धात्विक एवं अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है। यह आणविक सारणी के 13वें समूह में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन बी वसा को, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल को, ऑप्शन डी प्रोटीन को, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो दोस्तों किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो वह सूफी संत का नाम है फरीदुद्दीन गजे शक्कर, जिनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों फलस्वरूप चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। यह बलबन के दामाद थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से कहाँ से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। शेरशाह सूरी मध्यकालीन शासकों में एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था जिसे जौनपुर से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय जौनपुर उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह भक्ति संत का नाम है रामानंद, जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था।
उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में पड़िया के काणकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था शंकर देव ने। ऑप्शन नंबर बी। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो दोस्तों वह संगीत वाद्य यंत्र का नाम है सितार। ऑप्शन नंबर डी। सितार संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय बीना को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो दोस्तों वह लौह अयस्क का नाम है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए है अधिक लंबा, ऑप्शन बी है अधिक मोटा, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी वही रहेगा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था यानी कि माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन कहलाता है। तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। घर्षण एवं स्नेहक संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनका अनुप्रयोग ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला जियो पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है पूजा जातियान। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के गुरुग्राम निवासी 24 वर्षीय पूजा जातियान विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। थैंक यू।